डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। आज हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक यहाँ से शुरू करने वाले हैं, जो कि बायोकेमिस्ट्री का एक बेसिक चैप्टर कहलाता है। इसके बिना बायोकेमिस्ट्री कहीं से भी शुरू नहीं हो सकती। और जब भी आप बायोकेमिस्ट्री, चाहे वो मेटाबॉलिक पार्ट हो, चाहे वो स्ट्रक्चरल पार्ट हो, आपको ये चैप्टर पढ़ना ही है। और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। चाहे वो यूजी, पीजी या फिर सीएसआईआर नेट का एग्ज़ाम हो, आईआईटी जैम हो, या नीट का एग्ज़ाम हो, आईआईटी जेई के एग्ज़ाम्स हों, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट नेम से ये चैप्टर्स आता है। तो आज हम बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि इसको कार्बोहाइड्रेट्स क्यों कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट वर्ड को अगर आप ब्रेक करोगे तो आपको दो शब्द यहाँ पे दिखते हैं, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, राइट। तो हाइड्रेट्स कहते हैं वाटर की, मतलब इसमें जो वाटर रेशियो है वो पाया जाता है। और वाटर रेशियो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो है वो किसके साथ यहाँ पे अटैच पाया जाएगा, कार्बन के साथ। तो इन्हीं दो शब्दों से मिलके यहाँ पे एक बायोमॉलिक्यूल्स का नाम बढ़ा, जिसको कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, राइट। और हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो था वो तो वाटर वाला रेशियो ही पाया गया, क्योंकि हाइड्रेट्स वर्ड आ रहा है। तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होता है, 2:1, राइट। तो जो 2:1 है ये किसका रेशियो है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। और ये किसके हाइड्रेट्स हैं, कार्बन के। तो इन सब चीज़ों से मिलके एक फॉर्मूला यहाँ पे डिजाइन होता है और इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, CnH2O⁴N। इसका मतलब हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन की मतलब जितने कार्बन मॉलिक्यूल होंगे, यहाँ पे N क्या है, N है नंबर ऑफ कार्बन। तो नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे जितने होंगे उतने ही यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल होंगे, राइट। अब इसको एग्जांपल से देखिए, अगर मैं N की वैल्यू 1 रखता हूँ तो यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C1H2O1, जिसको हम शॉर्ट में CH2O भी कह सकते हैं, राइट। अगर मैं N की वैल्यू 2 रखूं तो ये हो जाएगा हमारा C2H4O2, राइट। अगर मैं N की वैल्यू 3 रखूं तो ये हो जाएगा C3H6O3। तो स्टार्टिंग में जो कार्बोहाइड्रेट स्टडी किए गए थे उसमें हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन का रेशियो फॉलो हो रहा था। तो हाइड्रेट्स मतलब वाटर वाला जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है वो पाया गया और उसी प्रोपोर्शन में कार्बन जो है वो वहाँ पे पाया जा रहा था। तो जैसे आप इस मॉलिक्यूल में देखोगे तो 1:1 का रेशियो है, यहाँ भी देखोगे तो वही 1:1 का रेशियो है, एंड 3 अगर रखते हैं तो भी 1:1 का रेशियो है। तो कहने का मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट में CnH2O की होल की क्यूब N, ये फॉर्मूला एक जनरल वे में फॉलो होता है। काफ़ी टाइम तक इस फॉर्मूले के बेस पे ही कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन किया गया था और ये माना जाने लगा कि अगर कोई कंपाउंड कार्बन के हाइड्रेट्स फॉर्मूलेशन को फॉलो कर रहा है, अगर इसका मतलब ये है कि किसी कंपाउंड में वाटर रेशियो पाया जा रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का और उसमें कार्बन भी है और वो वहाँ पे जितने मॉलिक्यूल वाटर के हैं उतने ही कार्बन के मॉलिक्यूल पाए जा रहे हैं, इसका मतलब वो CnH2O⁴N को फॉलो कर रहा है, तो वो कार्बोहाइड्रेट कहा जाने लगा। लेकिन यहाँ पे बाद में कुछ ऐसे कंपाउंड देखे गए जो इस रेशियो को या तो फॉलो कर रहे थे लेकिन उनमें कार्बोहाइड्रेट नेचर नहीं थी, या फिर वो फॉलो नहीं कर रहे थे, वहाँ फिर भी कार्बोहाइड्रेट नेचर वहाँ पाई गई। तो बाद में ये आवश्यकता महसूस होने लगी कि सिर्फ फॉर्मूले के बेस पर कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन करना सही नहीं है, जो कि एक राइट अप्रोच नहीं है। तो वैज्ञानिकों ने यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की एक दूसरी डेफिनेशन, ये एक जनरल डेफिनेशन आज भी हम मानते हैं, ऐसा नहीं है कि ये गलत है, लेकिन कई एक्सेप्शंस में ये फॉलो नहीं होती, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट की एक नई डेफिनेशन यहाँ पे दी गई। अब ये नई डेफिनेशन क्या थी, तो देखिए अब यहाँ पे कंपटीशन में क्वेश्चन बन जाता है, राइट। तो कार्बोहाइड्रेट जो है इसकी नई डेफिनेशन क्या है, इसको आपको ध्यान रखना है।
क्योंकि कंपटीशन में वो क्या करेगा, आपको 4 कंपाउंड दे देगा और वो पूछेगा कि कौन सा या तो कार्बोहाइड्रेट नेचर नहीं है या किस में कार्बोहाइड्रेट नेचर पाई जा रही है। और आप जो है अगर आप उसको स्ट्रक्चर फार्मूले, जो मैंने जनरल फार्मूला बताया CnH2ON, इस फार्मूले से अगर आप उसको डिसाइड करोगे तो चारों ही कंपाउंड इस फार्मूले को फॉलो करेंगे, राइट। तो आपको उस क्वेश्चन को ओल्ड डेफिनेशन से सॉल्व नहीं करना है, आपको वहाँ पे न्यू डेफिनेशन को ध्यान रखना है। तो कार्बोहाइड्रेट की न्यू डेफिनेशन क्या है? कार्बोहाइड्रेट की न्यू डेफिनेशन में आपको 2-3 पॉइंट्स याद रखने हैं। पॉइंट नंबर 1 कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन वो होना चाहिए, ठीक है। पहली चीज़ तो ये कि जो भी कंपाउंड है वो या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होना चाहिए या पॉलीहाइड्रोक्सी क्या होना चाहिए, कीटोन होना चाहिए, राइट। इन दोनों में से कोई एक कंपाउंड होना चाहिए। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन का मतलब है कि वहाँ पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप बोले तो OH ग्रुप, वहाँ एक से ज़्यादा OH ग्रुप पाया जाए। लेकिन ये किसके साथ जुड़ा हुआ रहे, जिस मॉलिक्यूल में पॉलीहाइड्रोक्सी सिचुएशन पाई जा रही है वहाँ पे OH ग्रुप के साथ साथ या तो CHO ग्रुप पाया जाए या कार्बोनिल ग्रुप पाया जाए, राइट। क्योंकि ये दोनों ही ग्रुप जो हैं CHO ग्रुप को हम एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं, C+O ग्रुप को हम कीटोन ग्रुप कहते हैं, और ये दोनों ही ग्रुप जो हैं कार्बोनिल ग्रुप कहलाते हैं, राइट। तो पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन अगर कोई है और उसमें कार्बोनिल ग्रुप है तो ये कार्बोहाइड्रेट की पहली रिक्वायरमेंट है उसके कार्बोहाइड्रेट होने का। दूसरा, उसमें एटलीस्ट 1 एसिमेट्रिक कार्बन हो, राइट, एटलीस्ट 1 एसिमेट्रिक कार्बन। मैक्सिमम संख्या तो कुछ भी हो सकती है लेकिन वहाँ मिनिमम संख्या कितनी हो, एटलीस्ट 1 तो हो, तो एटलीस्ट 1 एसिमेट्रिक कार्बन हो। तीसरा जो आपको एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं कि कोई कार्बन है जैसे X, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4XYZW। तो अगर किसी कार्बन की वैलेंसी जो है 4 डिफरेंट ग्रुप से पूरी हो रही है तो उस कार्बन को हम बोलते हैं एसिमेट्रिक कार्बन। और जब भी मैं एसिमेट्रिक कार्बन कार्बोहाइड्रेट में बनाऊंगा उसको मैं स्टार से शो करूंगा क्योंकि वो दूसरे कार्बन से डिफर है, राइट। तो ये दूसरी रिक्वायरमेंट हो गई। तीसरी रिक्वायरमेंट ये है कि हर एसिमेट्रिक कार्बन के साथ, राइट, वहाँ पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ हो। ईच एसिमेट्रिक कार्बन linked with OH ग्रुप। OH ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोक्सी ग्रुप। मतलब जितनी भी एसिमेट्रिक कार्बन हैं उस एसिमेट्रिक कार्बन पे एक OH ग्रुप जरूर होना चाहिए, राइट। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे एक्सेप्ट कार्बोनिल कार्बन, ये लाइन कहाँ लागू नहीं होती। कार्बोनिल, देखिए कार्बोनिल जो ग्रुप मैंने बताया है उस कार्बोनिल ग्रुप में भी तो कार्बन है, राइट, है कि नहीं, बिल्कुल। देखिए CHO को हमने एल्डिहाइड ग्रुप बोला, C+O को हमने कीटोन ग्रुप बोला, दोनों में ही कार्बन है। इसके साथ OH नहीं लगा होगा यूजुअली, आपको इसके ऊपर नहीं देखना है, बाकी जितनी भी एसिमेट्रिक कार्बन है उसके ऊपर आपको OH ग्रुप देखना है। तो यहाँ पे 3 कंडीशन है जो आपको ध्यान रखनी है। पहली, वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए, एटलीस्ट 1 एसिमेट्रिक कार्बन जो है वो वहाँ पे मौजूद होना चाहिए, और ईच एसिमेट्रिक कार्बन लिंक्ड विद OH ग्रुप। मतलब हर एसिमेट्रिक कार्बन के साथ आपको क्या वहाँ पे होना चाहिए, एक OH ग्रुप होना चाहिए। लेकिन ये OH ग्रुप कार्बोनिल कार्बन पे नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये न्यू डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट की। न्यू डेफिनेशन जो है ये आज की डेट में यूज की जाती है। इसको हम डेफिनेशन को कुछ एग्जाम्पल से परखेंगे। जैसे मैं एक कंपाउंड ले रहा हूँ CHO CH2OH। अब ये कंपाउंड जो है एग्जाम में आ गया और बोला कि भाई ये बताओ ये कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है।
तो आप इसको अगर फार्मूले में फिट करोगे तो जो हमने फार्मूला बताया था CnH2nOn, उसके हिसाब से तो ये कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, क्योंकि CnH2 ये उस फार्मूले को फॉलो कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, राइट। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं फार्मूले से देखूं तो फार्मूले से इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, C2H4O2 यही बनेगा, क्योंकि n की वैल्यू क्या होती है, कार्बन की संख्या। तो जब आप फार्मूले में कार्बन की संख्या रखोगे तो C2H4O2 यही बनेगा। इसका मतलब फार्मूले के हिसाब से तो ये कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, लेकिन आप ये देखिए क्या न्यू डेफिनेशन के हिसाब से ये कार्बोहाइड्रेट है। तो पहले हम देखते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, यहाँ पे OH ग्रुप एक ही है, इसका मतलब पहली कंडीशन भी यहाँ पे फॉलो नहीं हो रही है। दूसरा ये कि दूसरी सिचुएशन एसिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए, एसिमेट्रिक कार्बन भी नहीं है, और एसिमेट्रिक कार्बन ही नहीं है तो वो OH से तो लिंक्ड ही कहाँ होगा, इसका मतलब ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो अब आपको पता चला कि फॉर्मूला फॉलो कर रहा है लेकिन फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट नेचर फॉलो नहीं कर रहा है। दूसरा एक कंपाउंड लेके चलते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। दूसरा कंपाउंड जो है वो है CH2OH, राइट। तो यहाँ इस कंपाउंड में मैं अगर एसिमेट्रिक कार्बन देखूं तो देखिए ये वाला जो कार्बन है ये एसिमेट्रिक कार्बन है, ठीक है। जो ये कार्बन है इसको मैं एसिमेट्रिक स्टार लगा देता हूँ, एसिमेट्रिक कार्बन को स्टार से शो करते हैं। अब इसको अगर मैं फार्मूले से देखूं, इसका भाई फार्मूला अगर मैं इसमें कार्बन की संख्या कितनी है 3, तो C3H6O3 फार्मूले के हिसाब से तो कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, लेकिन क्या ये एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट है वो हम न्यू डेफिनेशन से देखेंगे। तो देखिए पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन पहली कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ पे एक से ज़्यादा OH है, इसका मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी तो ये है। यहाँ एसिमेट्रिक कार्बन है कि नहीं, तो देखिए पहला कार्बन CHO वाला जो है इसको देखिए क्या ये एसिमेट्रिक है, नहीं। क्यों, क्योंकि इसकी जो है वैलेंसी जो है CHO, तो यहाँ पे ये एसिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि ये जो सेंटर वाला कार्बन है जो CHO सेकंड कार्बन जिसको हम बोलेंगे, तो सेकंड कार्बन को देखिए, सेकंड कार्बन को अगर आप थोड़ा खोल के देखो कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी रही होगी, तो सेंट्रल कार्बन में एक तो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक ऊपर वाला कार्बन है, राइट, तो वो CHO, ये एक डिफरेंट ग्रुप हो गया। नीचे का जो ग्रुप है वो CH2OH हो गया, राइट, और एक OH ग्रुप हो गया। इसका मतलब इसकी वैलेंसी 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप से सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब ये कैसा कार्बन है, एसिमेट्रिक कार्बन है। थर्ड नंबर के कार्बन को देखो, इसमें 2 हाइड्रोजन पाई जा रही हैं, इसका मतलब चारों अलग अलग एटम से पूरी नहीं हो रही, इसका मतलब ये एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है। एसिमेट्रिक कार्बन देखना है तो आप सिर्फ ये देखिए कि उसकी चारों वैलेंसी अलग अलग एटम से पूरी हो रही है या नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो वो एसिमेट्रिक कार्बन है, अगर नहीं हो रही तो वो एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है। इसका सिंपल सा यही फंडा है। इसका मतलब एसिमेट्रिक कार्बन भी है, ये सेकंड कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है। अब तीसरी कंडीशन को देखिए, ईच एसिमेट्रिक कार्बन, इसमें एसिमेट्रिक कार्बन सेकंड मॉलिक्यूल में कितने हैं, एक ही है, और उसके साथ भी OH जुड़ा है कि नहीं, जुड़ा है, इसका मतलब ये कार्बोहाइड्रेट नेचर शो करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब एक और कंपाउंड हम ले लेते हैं CH2OH। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, और यहाँ इस तरीके के क्वेश्चन CSIR में, IIT JEE के बायोमोलिक्यूल सेक्शंस में, नीट में, IIT JAM में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये तीसरा कंपाउंड हम ले रहे हैं। तीसरे कंपाउंड में भी देखिए फार्मूला जो है इसके हिसाब से अगर हम देखें कि भाई इसका फार्मूला क्या बनेगा, तो C3, राइट, H6 और O3 बन रहा है, ठीक है। अब देखिए इसके हिसाब से ये एसिमेट्रिक, सॉरी, ये कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए फॉर्मूले के हिसाब से तो, लेकिन क्या एक्चुअल में ये वो है कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए इसको मैं अगर CH2OH अपर जो कार्बन है इसको अगर मैं 1 नंबर दूं तो ये कार्बन एसिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि इसमें 2 वैलेंसी तो हाइड्रोजन से पूरी हो रही है, इसका मतलब इसमें चारों वैलेंसी अलग अलग से पूरी नहीं हो रही।
अब दूसरे को देखिए, दूसरे में 2 वैलेंसी तो उसकी ऑक्सीजन से पूरी हो रही है, इसका मतलब ये भी एसिमेट्रिक नहीं है। तीसरे को देखिए, तीसरे में भी फिर 2 हाइड्रोजन आ गए, इसका मतलब इसमें भी 2 वैलेंसी हाइड्रोजन पूरी कर रहा है, तो इसका मतलब इसमें एक भी एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है। पॉलीहाइड्रोक्सी नेचर को तो वो पूरा कर रहा है कि वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन है, लेकिन सेकंड कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा, उसमें एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है। और चूंकि वो उसमें एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है तो एसिमेट्रिक कार्बन के साथ OH भी वहाँ पर लिंक्ड नहीं है, इसीलिए ये भी कार्बोहाइड्रेट नेचर शो नहीं करेगा। तो इन तीनों एग्जाम्पल से आपने ये देखा कि कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला से अगर आप ये डिसाइड करते हो कि वो कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, तो गलती होने के चांसेस हैं, क्योंकि जनरल एम्पिरिकल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला के बेस पे कार्बोहाइड्रेट नेचर वो आज की डेट में आपसे नहीं पूछेगा, वो आपसे न्यू डेफिनेशन के बेस पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पुट अप कर देगा, या फिर कभी भी आप कोई इंटरव्यू फेस करते हो तो वहाँ इस तरीके की चीज़ें पूछी जा सकती हैं। बहुत ही कंसेप्चुअल चीज़ है, और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे ये थोड़ा सा जो एक कंसेप्चुअल सेगमेंट है, इस चैप्टर में बहुत कुछ कंसेप्चुअल है, तो आपको थोड़ा सा कंसेप्ट के फ्लो में चीज़ों को पढ़ना है। अब देखिए, यहाँ तक आते आते हमने ये तो पढ़ लिया कि कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्या है, और किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को देख के आप कैसे बता सकते हो कि वो कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, राइट। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। किसी भी कार्बोहाइड्रेट में जो है आपको 2 तरीके के फंक्शनल ग्रुप मिलेंगे। कार्बोहाइड्रेट में कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है, राइट। तो कार्बोनिल जो ग्रुप होता है, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप पाया जाएगा, तो वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट में आपको 2 ग्रुप मिलेंगे, कार्बोनिल ग्रुप एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप, राइट। तो ये वैसे स्ट्रक्चर हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं इनकी, तो ये हमें वैसे भी याद हो जाते हैं। तो देखिए, कार्बोनिल जो ग्रुप है ये फिर से 2 तरीके का होता है, CHO और C डबल बॉन्ड O, ये दोनों ही ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप कहलाते हैं। इसमें अगर और OH जो ग्रुप है इसको हम हाइड्रोक्सी ग्रुप कहते हैं। यहाँ पे अगर ये CHO ग्रुप है तो इसको एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं, ठीक है। और अगर किसी शुगर में ये पाया जा रहा है तो उसको एल्डोज शुगर कहते हैं, ठीक है। और अगर किसी में डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O ये ग्रुप है तो इसको कीटोन ग्रुप कहते हैं। ये दोनों ही ग्रुप कार्बोनिल के अंदर आते हैं। और अगर किसी शुगर में कीटोन ग्रुप पाया जाता है तो उसको कीटोज शुगर कहते हैं, राइट। तो ये शब्द तो आपको समझ में आ गए होंगे। OH ग्रुप जो है वो कॉमनली सब में पाया जाता है, इसलिए OH के नाम पे, OH के बेस पे इस तरीके का नॉमेनक्लेचर शुगर को नहीं दिया जाता, ठीक है। तो 2 तरह की शुगर हो गई हमारी बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप, एल्डोज और कीटोज। जहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है वहाँ एल्डोज शुगर, जहाँ कार्बोनिल ग्रुप जो है वो कीटोन पाया जाता है वो कीटोज शुगर, राइट। अब कार्बोहाइड्रेट को अगर मैं क्लासीफाई करूँ, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो 3 टाइप के पाए जाते हैं। मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो 3 तरीके के होते हैं। इसमें पहला है मोनोसैकेराइड, राइट। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम इनको डिटेल नहीं पढ़ेंगे यहाँ से, क्योंकि काफ़ी चीज़ें आपको पहले से ही पता होती हैं। दूसरा है ओलिगोसैकेराइड, इसी के अंदर फिर और भी कैटेगरी आ जाती हैं, ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड के बाद जो तीसरे टाइप के होते हैं वो होते हैं पॉलीसैकेराइड, राइट, ठीक है। अब इनको देखते हैं ये क्या है। देखिए, जो मोनोसैकेराइड हैं, मोनोसैकेराइड सबसे सिंपलेस्ट वो माने जाते हैं कार्बोहाइड्रेट, और इनमें फर्दर इनको हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। मतलब कार्बोहाइड्रेट को अगर जहाँ तक तोड़ा जा सकता है तो जो स्मॉलेस्ट सब यूनिट है वो मोनोसैकेराइड है, राइट। ओलिगोसैकेराइड एक से ज़्यादा सब यूनिट मिलकर बनाती हैं, एक से ज़्यादा मोनोसैकेराइड सब यूनिट इनको मिलकर बनाती हैं। पॉलीसैकेराइड में सब यूनिट की संख्या, जो यूनिट है जो बना रही हैं, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, मोर देन 20 होती है, इसलिए इनको पॉलीसैकेराइड कहते हैं। इनकी केमिकल नेचर में कुछ डिफरेंस है, जैसे यहाँ पे एन वैल्यू 1 है। एन वैल्यू 1 का मतलब होता है कि इसका
सब यूनिट जो है यही है, इसको फर्दर और हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। मोनोसैकेराइड जो होते हैं इनको हाइड्रोलाइसिस नहीं किया जा सकता, नो हाइड्रोलाइसिस। तो यहीं पे जो मेन चीज़ें उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। इसका मतलब जैसे मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज आता है, तो ग्लूकोज को आप फर्दर नहीं तोड़ सकते, मैक्सिमम उसको ग्लूकोज लेवल तक ही तोड़ा जा सकता है। तो ग्लूकोज अपने आप में जिसको और आगे ना तोड़ा जा सके, इसका मतलब वो मोनोसैकेराइड है, राइट। तो इनका हाइड्रोलाइसिस नहीं किया जा सकता, सब यूनिट इनमें एक ही होती है। ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में, राइट। जब भी मैं सॉल्युबल की बात कर रहा हूँ और वहाँ अगर मैं सॉल्वेंट मेंशन नहीं कर रहा तो मैं वाटर की बात कर रहा हूँ, तो सॉल्युबल हैं। और ये टेस्ट में कैसे होते हैं, स्वीट हैं, मीठे होते हैं। ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ये सारे मीठे हैं। अब एक से ज़्यादा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इस तरह की जो मोनोसैकेराइड शुगर हैं, वो अगर बहुत मतलब एक से ज़्यादा संख्या में अगर जुड़ के कोई कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं तो उसको हम ऑलिगोसैकेराइड कहते हैं। और यहाँ पे n की वैल्यू 2 से 20 के बीच में पाई जाती है। इसका मतलब ये है कि मान लो कोई ऑलिगोसैकेराइड है जिसमें 20 मोनोसैकेराइड सब यूनिट हैं। इसका मतलब 20 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल वहाँ पे एक पर्टिकुलर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से द्वारा जुड़े हुए हैं और उन्होंने उस ऑलिगोसैकेराइड को बनाया है। इसका मतलब वहाँ एक से ज़्यादा सब यूनिट हैं, इसका मतलब इनको हाइड्रोलाइसिस किया जा सकता है। तो हाइड्रोलाइसिस यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, राइट। तो यहाँ हाइड्रोलाइसिस प्रेजेंट होगा, हाइड्रोलाइसिस अकर, तो यहाँ हाइड्रोलाइसिस हो सकता है। ये भी सॉल्युबल होते हैं, जैसे ऑलिगोसैकेराइड में माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, राइट, सेलोबायोज, ये इस तरीके के शुगर आते हैं। तो ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। और ये मोस्टली जो ऑलिगोसैकेराइड हैं ये स्वीट मतलब टेस्टी मिलेंगे आपको। यहाँ थोड़ा सा आपको कुछ ऐसे मिल सकते हैं जो टेस्ट नहीं होता, लेकिन मैक्सिमम आपको यहाँ पे, क्योंकि जब भी हम ऑलिगोसैकेराइड की बात करते हैं हम ज़्यादातर डाइसैकेराइड को पढ़ते हैं, और डाइसैकेराइड में ज़्यादातर शुगर जो होती है वो मीठी होती है। अब बात आती है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में यहाँ पे जो सब यूनिट की संख्या है जो आपस में मिल के बना रही हैं, इनकी वैल्यू 20 से ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ पे ये बड़े कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल होते हैं, इनका भी हाइड्रोलाइसिस किया जा सकता है, हाइड्रोलाइसिस अकर, राइट। क्योंकि अगर कहीं एक से ज़्यादा सब यूनिट मौजूद है तो वहाँ हाइड्रोलाइसिस हो सकता है, ये हमेशा आपको याद रखना है। ये जो है वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, इनसॉल्युबल होते हैं, ये हमेशा याद रखना है आपको, ठीक है। तो इनसॉल्युबल, और इनसॉल्युबल होने के साथ साथ ये टेस्टलेस होते हैं, ठीक है। इनमें कोई टेस्ट नहीं पाया, जैसे सेलुलोज है, स्टार्च है, इनमें कोई टेस्ट नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो इनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ पे हमने आपको बताई। बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऐसा कोई कंसेप्चुअल वो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। मोनोसैकेराइड को अगर मैं फर्दर क्लासीफाई करूँ तो मोनोसैकेराइड को बेस्ड ऑन कार्बन मैं फिर से क्लासीफाई कर सकता हूँ। जैसे अगर 3 ही कार्बन है तो ट्रायोज शुगर, अगर कार्बन की संख्या 4 है तो टेट्रोज शुगर, अगर कार्बन की संख्या 5 है पेंटोज शुगर, कार्बन की संख्या 6 है तो हेक्सोज शुगर, राइट। इस तरीके से आप इनको फर्दर क्लासीफाई कर सकते हो। ट्रायो शुगर, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ पे जो है हम किसको बेस मान रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन को। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 3। टेट्रोज में नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 4, राइट। पेंटोज में नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 5, और हेक्सोज में नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 6। तो इस तरीके से ये आपको ध्यान रखना है। तो जो शुगर होती है, जो सबसे सिंपलेस्ट शुगर है, वो ट्रायोज से शुरू होती हैं, ये हमेशा याद रखना, राइट। अब ट्रायोज में कौन कौन सी है वो आगे देखेंगे। तो ट्रायोज जो है, तो ट्रायोज टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, ये इस तरीके से नंबर ऑफ कार्बन के बेस पे बांटा। ये फर्दर जो है आगे और क्लासीफाई होती हैं, क्योंकि कार्बन की संख्या 3 है, लेकिन वो 3 के साथ एल्डिहाइड ग्रुप भी पाया जा सकता है और कीटोन ग्रुप भी पाया जा सकता है। तो ट्रायोज में अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो वो एल्डोज ट्रायोज कहलाएगा, अगर वहाँ पे कीटोन ग्रुप है तो वो कीटोज ट्रायोज कहलाएगा। वैसे ही टेट्रोज, टेट्रोज में कार्बन 4 है इसलिए हमने उसको टेट्रोज बोला, लेकिन यहाँ पे अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डोज टेट्रोज बोलेंगे, और अगर कीटोन ग्रुप है तो कीटोज टेट्रोज बोलेंगे। वही पेंटोज में, वही हेक्सोज में। तो सेम पैटर्न आपको आगे भी फॉलो करना है।
इनके एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं कि जैसे ट्रायोज है, राइट। अगर मैं ट्रायोज को लेके चलूँ कि जैसे ट्रायोज शुगर है, तो ट्रायोज शुगर जो है इसमें क्या होगा, कार्बन, देखिए ट्रायोज शुगर भी दो तरीके से पाई जाएगी। या तो यहाँ पे क्या होगा, एल्डिहाइड ग्रुप, तो अगर एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो एल्डोज, और अगर कीटोन ग्रुप होगा तो कीटोज। अब एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ट्रायोज, उसमें कार्बन नंबर कितना होगा भाई, कितना होगा बच्चों, 3। तो यहाँ पे कार्बन की जो संख्या है वो 3 पाई जाएगी, ठीक है। तो देखिए ट्रायोज शुगर में जो एग्जाम्पल हम लेते हैं वो है ग्लिसरैल्डिहाइड। तो ग्लिसरैल्डिहाइड जो है उसकी स्ट्रक्चर होती है CHO, और ये ग्लिसरैल्डिहाइड की स्ट्रक्चर आपको याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत काम आएगी, ठीक है। CH2OH। आप चाहो तो न्यू डेफिनेशन के हिसाब से ये क्रॉस चेक कर सकते हो। ये न्यू डेफिनेशन के हिसाब से ये जो है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट नेचर शो करेगा या नहीं करेगा, तो आप चेक कर सकते हो। देखिए ये कार्बन एसिमेट्रिक है, और एसिमेट्रिक कार्बन के साथ OH भी जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन कंडीशन भी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये एल्डिहाइड, सॉरी, कार्बोहाइड्रेट नेचर शो करेगा। इसको बच्चों कहते हैं हम गिल्सरैल्डिहाइड। इस मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं, गिल्सरैल्डिहाइड। ये आगे ग्लाइकोलाइसिस में बहुत काम आता है, इसलिए आपको इसकी स्ट्रक्चर तो याद करनी ही है। ये अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है बच्चों, CHO। इसका मतलब ये कौन सी शुगर है, ये एल्डोज शुगर है। अब जरूरी तो नहीं है कि यहाँ हमेशा एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाए, यहाँ पे कीटो ग्रुप भी पाया जा सकता है। तो अगर कीटो ग्रुप पाया जाएगा तो इसकी स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, वहां पे फिर इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए इसको बोलते हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। तो ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है, ये देखिए ये कार्बोहाइड्रेट नेचर को शो कर, इसको शॉर्ट में DHA भी बोलते हैं। ये देखिए ये कार्बोहाइड्रेट नेचर को फॉलो कर रहा है कि नहीं। CH2, यहाँ 2 वैलेंसी इसकी हाइड्रोजन से पूरी हो रही है, इसका मतलब ये तो एसिमेट्रिक नहीं है। C डबल बॉन्ड O, इसका मतलब ऊपर भी CH2OH है, नीचे भी CH2OH है, मतलब सेम ग्रुप है। तो इसकी 2 वैलेंसी तो सेम ग्रुप से पूरी हो रही है, इसका मतलब ये एसिमेट्रिक नहीं है। इसका मतलब डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट नेचर शो नहीं करता, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो ये एक ऐसी ट्रायोज शुगर है जो कार्बोहाइड्रेट नेचर शो नहीं करती। थ्योरेटिकली हम इसको पढ़ते जरूर हैं कार्बोहाइड्रेट में, लेकिन एक्चुअल में ये कार्बोहाइड्रेट नेचर शो नहीं करेगा, क्योंकि ये हमारी डेफिनेशन में फिट नहीं बैठ रहा है। लेकिन ग्लिसरैल्डिहाइड जो है वो ट्रायोज शुगर के रूप में कंसिडर किया जाता है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सिंपलेस्ट ट्रायोज शुगर कौन सी है। तो अगर वो सिंपलेस्ट ट्रायोज शुगर सिंपलेस्ट एल्डोज शुगर पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे 3 तरीके से क्वेश्चन घूमता है। कैसे, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिए। अगर एग्जामिनर ये पूछ रहा है कि सिंपलेस्ट शुगर मॉलिक्यूल कौन सा है, तो आपका आंसर होगा ग्लिसरैल्डिहाइड। उसका कारण हम यहाँ एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर एग्जामिनर पूछ रहा है कि सिंपलेस्ट एल्डोज शुगर कौन सी है, तो वो भी ग्लिसरैल्डिहाइड। सिंपलेस्ट एल्डोज शुगर के लिए मिनिमम कार्बन कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए, राइट। लेकिन अगर वो क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दे, उसने पूछ लिया कि सिंपलेस्ट कीटोज शुगर जो है वो कौन सी होगी, तो वहां पे आंसर आपका डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन नहीं होगा, क्योंकि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन में तो एसिमेट्रिक कार्बन ही नहीं है और वो डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहा। वहां पे आपका आंसर टेट्रोज शुगर हो जाएगा, कि सिंपलेस्ट जो शुगर होती है कीटो कैटेगरी में वो ट्रायोज हो ही नहीं सकती, वो वहाँ पे क्या पाई जाती है, टेट्रोज पाई जाएगी। मतलब मिनिमम 4 कार्बन होने ही चाहिए अगर आप किसी कीटोज शुगर को कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्टडी करना चाहते हो। तो इस तरीके से 3 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। ये जो कीटो वाली सिचुएशन है इसको मैं ट्रायोज शुगर में, सॉरी टेट्रोज शुगर में डिस्कस करूंगा, क्योंकि अभी हम ट्रायोज को पढ़ रहे हैं। तो एल्डिहाइड से रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो तो आपकी यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अब अगला जो ग्रुप है वो टेट्रोज शुगर कहलाता है। तो जो टेट्रोज शुगर है, अब नाम से ही क्लियर है, हमने इसको टेट्रोज शुगर जो है क्यों बोला, क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 4। अब यहाँ भी 2 तरीके की शुगर पाई जाएगी, एल्डोज और कीटोज। अगर एल्डिहाइड ग्रुप पाया जा रहा है तो उसको क्या कहेंगे, एल्डो।
तो एल्डोज में CHO ग्रुप पाया जाता है। और अगर कीटो ग्रुप पाया जाता है C डबल बॉन्ड O, ये वाला ग्रुप, तो उसको क्या कहेंगे? कीटोसो को। अब जो टेट्रोज है उसमें भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। टेट्रोज में जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं 2 शुगर के, एरिथ्रोज और एरिथ्रोलोज। तो देखिए इनकी स्ट्रक्चर CHO। देखिए कुछ जो बहुत ज़्यादा कॉमन एग्जाम्पल्स हैं उनको आपको याद रखना है, और इसीलिए मैं आपको उनको पढ़ा रहा हूँ। आपको हर कैटेगरी में से थोड़ा सा स्ट्रक्चर ध्यान रखनी होगी। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से, ठीक है, तो ये 2 हैं यहाँ पे। और आप जो भी स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो उसको आप क्रॉस वेरीफाई डेफिनेशन से भी कर सकते हो कि वहाँ पे एसिमेट्रिक कार्बन है या नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 एसिमेट्रिक कार्बन हैं, इसको कहते हैं एरिथ्रोज। क्या कहेंगे? एरिथ्रोज। एक चीज और आपको याद रखनी है, अगर कहीं ओज सफिक्स है तो वो एल्डोज को दिखाता है, ये हमेशा याद रखना। ओज अगर कहीं आ रहा है सफिक्स तो वो एल्डोज है, और उलोज अगर कहीं आ रहा है तो वो कीटोज कैटेगरी को दिखाएगा। ये हमेशा याद रखना, ये सफिक्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉमेनक्लेचर में अगर कहीं ओज आ रहा है जैसे एरिथ्रोज, तो नाम से ही क्लियर हो जाना चाहिए कि ये जो है एल्डोज कैटेगरी से है। अगर सफिक्स के रूप में उलोज लगा हुआ है जैसे एरिथ्रोलोज, तो ये जो है फिर कीटो कैटेगरी को दिखाएगा कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कीटो पाया जाता है। तो एरिथ्रोज जो है देखिए यहाँ पे 2 एसिमेट्रिक कार्बन है और ये आपकी डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है। अगर मैं एरिथ्रोलोज देखूं तो एरिथ्रोलोज में क्या हो जाएगा? उसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से पाई जाती है, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, COH, H, CH2OH। ये इस तरीके से 4 कार्बन। तो इसको हम एरिथ्रोज नहीं कहते, इसको कहते हैं एरिथ्रोलोज। यहाँ पे देखो उलोज जो है वो सफिक्स लगा हुआ है, इसका मतलब ये कैसी शुगर है? कीटो शुगर है, और यहाँ पे एसिमेट्रिक कार्बन ये पाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा एक चीज और याद रखना, ये बड़ा ही एक कॉमन वो है कि एक सिमिलर कार्बन अगर है किसी शुगर में, जैसे ये टेट्रो शुगर है, यहाँ पे ये एरिथ्रोज है और एरिथ्रोलोज, दोनों में ही कार्बन की संख्या कितनी है? 4। तो एसिमेट्रिक कार्बन की संख्या, राइट, अगर ये इसको थोड़ा सा, ये थोड़ा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। तो एसिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन एक ही बात होती है। तो एसिमेट्रिक कार्बन नंबर, राइट, एसिमेट्रिक कार्बन का जो नंबर है वो ज़्यादा होता है एल्डो शुगर में ऑलवेज विद रेस्पेक्ट टू एसिमेट्रिक कार्बन इन कीटो शुगर, ठीक है। अब इसको यहाँ पे एग्जांपल से समझिए, कीटो शुगर। लेकिन ये नियम कब लागू होगा? ये तभी लागू होगा जब नंबर ऑफ कार्बन क्या हो? कांस्टेंट हो, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन क्या हो? कांस्टेंट हो। ये नियम तभी लागू होगा। अब इसको समझिए यहाँ पे कह क्या रहा है। एरिथ्रोज में कार्बन की संख्या कितनी है? 4। एरिथ्रोलोज में कितनी है? 4। इसका मतलब कार्बन की संख्या तो कांस्टेंट है। अब एसिमेट्रिक कार्बन की संख्या देखिए, एरिथ्रोज में कितनी है? 2। कीटोज में कितनी है? एरिथ्रोलोज जो कि कीटोज टाइप की शुगर है, इसमें कितनी है? 1। इसका मतलब किस में ज़्यादा हुई? एल्डोज में ज़्यादा हुई। वही तो ये चीज़ कह रहा है कि आप जब भी कभी सिमिलर नंबर ऑफ कार्बन शुगर को स्टडी करोगे तो आपको एल्डोज शुगर जो होगी उसमें एसिमेट्रिक कार्बन की संख्या हमेशा ज़्यादा मिलेगी, और ये एक ही ज़्यादा होगी यूजुअली, राइट। मोस्ट ऑफ द केसेज में ऐसा देखा गया, एक ही ज़्यादा होती है एल्डोज शुगर। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अगली जो कैटेगरी है वो है पेंटोज शुगर, क्योंकि वहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है? 5। तो देखिए पेंटोज शुगर जो है ये हमारे बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में बहुत ज़्यादा है। अब ये पेंटोज शुगर जो है ये भी 2 तरह की होगी, एल्डोज और कीटोज।
अगर एल्डिहाइड ग्रुप पाया जा रहा है तो एल्डोज, और कीटोन ग्रुप पाया जा रहा है तो कीटोज। यहाँ पे हम जो है सबसे ज़्यादा जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं डी राइबो। जैसे यहाँ पे जो एग्जांपल है, मैं स्ट्रक्चर पर नहीं जा रहा क्योंकि स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो यहाँ जो एग्जांपल्स आते हैं वो आते हैं राइबोज, राइट, राइबोज के अलावा जो है राइबुलोज। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई कीटो शुगर कौन सा है, तो आप जो है सफिक्स देख के ही आप मुझे बता सकते हो कि जो है राइबोज जो है वो यहाँ पे एल्डो शुगर है, और राइबुलोज क्या है, कीटो शुगर है, राइट। फिर है एरेबिनोज, राइट, एरेबिनोज भी एक पेंटो शुगर है। अरेबिनोज जो है, उसके बाद एरेबिनोज, जाइलोज, ये सारे के सारे कैसे शुगर हैं, पेंटोज शुगर है, राइट। उसके बाद अगली जो कैटेगरी आती है वो हेक्सोज शुगर, राइट। तो हेक्सोज जो शुगर है, यहाँ भी वही दो तरह की शुगर मिलेंगी, एल्डोज और कीटोज। अब एल्डोज शुगर में अगर हम देखें तो वो मिलेंगी जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाएगा, और एल्डोज शुगर में कौन कौन सी आती हैं, इसमें आती हैं ग्लूकोज, गैलेक्टोज, राइट, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी शुगर हैं जिनमें कार्बन की संख्या कितनी है, 6, और ये एल्डिहाइड ग्रुप रखती हैं। अगर मैं कीटोज की बात करूं तो कीटोज में फ्रक्टोज जो है वो एक ऐसी हेक्सो शुगर है जो मोनोसैकेराइड में पड़ते हैं जिसमें कीटो ग्रुप पाया जाता है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे एक जनरल थोड़ा सा व्यू देखा मोनोसैकेराइड शुगर्स के बारे में कि भाई कौन सी शुगर क्या है, किस तरीके से आपको ये आइडेंटिफाई करना है। अब यहाँ पे मैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों के स्ट्रक्चर को मुझे थोड़ा सा स्टडी करना है। यहाँ मैं उन चीज़ों को अभी ज़्यादा नहीं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि उनको मैं डिटेल डिस्कस करूँगा साइक्लिक स्ट्रक्चर में, क्योंकि वहाँ पे मुझे लीनियर, साइक्लिक, ये सारी स्ट्रक्चर आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज की पढ़ानी है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा जनरल वो याद रखिए कि ये एल्डो शुगर है और इस तरीके से। दूसरा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की एक जनरल स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखिए। जैसे ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, तो सबसे पहले तो आप 6 कार्बन बना लीजिए, राइट। किसी भी स्ट्रक्चर को याद कैसे रखा जाता है, ठीक है। तो ग्लूकोज को अगर आपको याद रखना है तो 6 कार्बन बना दिए, सबसे टॉप वाले कार्बन को CHO दे दिया क्योंकि एल्डो शुगर है, और सबसे नीचे वाले को CH2OH। इसके बाद आपको थर्ड कार्बन को छोड़ के बाकी सारे कार्बन पे OH राइट साइड में लगाने हैं, राइट। सारे के सारे कार्बन पे OH जो है वो राइट साइड में लगाने हैं, लेकिन एक कार्बन छोड़ देना है, और वो कौन से नंबर का कार्बन है, 3rd नंबर का कार्बन है। बस लगा दीजिए H और OH राइट साइड में लगा देना है, और लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन लगा देना है। अब देखो ये जो ग्लूकोज की ये स्ट्रक्चर बन के आ गई, ये बन गई ग्लूकोज की स्ट्रक्चर, और इसमें कार्बन नंबर 2, 3, 4 और 5 जो मैंने स्टार किए हैं, ये सारे के सारे 4 कार्बन इसमें एसिमेट्रिक होते हैं, ठीक है। अब इसमें 4 एसिमेट्रिक कार्बन हो गए। ये स्ट्रक्चर जो है डी ग्लूकोज की है, आगे मैं पढ़ाऊंगा कि कैसे पता करें कि ये डी ग्लूकोज है या एल ग्लूकोज है, उसका एक ट्रिक है, वो हम देखेंगे। अब मैं यहाँ पे अगर फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर बनाऊँ तो CH2OH, क्योंकि वहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप तो है नहीं, वहाँ पे जो दूसरा कार्बन है वो कार्बोनिल कार्बन होता है। पहले तो आप 6 कार्बन बना दीजिए, राइट, CH2OH। यहाँ पे जो दूसरा कार्बन है वो कार्बोनिल कार्बन है, बाकी OH जो है यहाँ भी तीसरे कार्बन पर लेफ्ट साइड में ही रहेगा, बाकी HOH की पोजीशन सेम है, एज सच एज ग्लूकोज। ग्लूकोज और इसमें बाकी सारी चीज़ें कॉमन है, तो इसको हम कहते हैं डी फ्रक्टोज। अब यहाँ पे आपको कैसे पता चला कि ये डी है या एल फॉर्म है, ये भी आगे हम देखेंगे। अब यहाँ पे कार्बन नंबर 3rd, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5 ये सिमेट्रिक कार्बन होते हैं, क्योंकि कार्बन की संख्या कांस्टेंट है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, इसीलिए ग्लूकोज एक एल्डो शुगर होने के कारण यहाँ सिमेट्रिक कार्बन की संख्या 1 ज़्यादा पाई जाएगी, इसीलिए
डी ग्लूकोज में जो है वो आइसोमेट्रिक कार्बन की संख्या जो है 4 है और डी फ्रक्टोज में आइसोमेट्रिक कार्बन की संख्या 3 है, राइट। तो यहाँ तक आते आते हमने ये देखा कि कार्बोहाइड्रेट की क्या डेफिनेशन है, कार्बोहाइड्रेट जो है उसको किस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो स्ट्रक्चर देख के कि वो कार्बोहाइड्रेट नेचर शो करेगा या नहीं करेगा। फिर कार्बोहाइड्रेट जो है उसमें किस तरीके से क्लासीफाई की गई हैं चीज़ें, ये हमने देखा। इसमें जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे तो यहाँ पे जब मैं आपको ये कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन बताया था तो यहाँ पे मैंने ओलिगोसैकेराइड डिस्कस किया था। ओलिगोसैकेराइड में जो सबसे ज़्यादा स्टडी किए गए हैं वो है डाइसैकेराइड। तो हम जो है ओलिगोसैकेराइड में सबसे ज़्यादा डाइसैकेराइड को पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैं उसको जब लास्ट में हम जब डिटेल कुछ मॉडल कंपाउंड्स की स्टडी करेंगे तो वहाँ पे डाइसैकेराइड के कुछ एग्जांपल जो हैं जैसे माल्टोज है, सुक्रोज है, लैक्टोज है, उनको हम पढ़ेंगे। यहाँ पे 2 सब यूनिट मिलके इनको बनाती हैं, इसलिए n की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाती है 2, ठीक है। n जो है वो है नंबर ऑफ सब यूनिट, यहाँ पे जिसको हमने n बोला है वो क्या है, नंबर ऑफ सब यूनिट है, ठीक है। जबकि हमने जब इसका जनरल फार्मूला पढ़ा था तो वहाँ पे n का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन, तो ये हमेशा ध्यान रखना है। कार्बोहाइड्रेट में जो सबसे ज़्यादा परेशान करता है स्टूडेंट को वो होती है कार्बोहाइड्रेट की स्टेरियोकेमिस्ट्री, राइट। और ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से कंपटीशन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और स्टूडेंट भी सबसे ज़्यादा परेशान स्टेरियोकेमिस्ट्री में ही होता है, ठीक है। तो पहले तो आप ये समझिए कि स्टेरियो केमिस्ट्री में स्टेरियो आइसोमर्स क्या होते हैं। जैसे अगर मैं ये देखूं स्टेरियो जो है आइसोमर्स क्या होते हैं, तो स्टेरियो आइसोमर जहाँ भी स्टेरियो वर्ड अगर लग जाए, स्टेरियो आइसोमर इन कार्बोहाइड्रेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कंपटीशन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से पुट अप होते हैं। तो स्टेरियो आइसोमर, स्टेरियो का मतलब होता है 3 डायमेंशनल, कि कुछ ना कुछ 3 डायमेंशनल के साथ प्रॉब्लम है। तो मॉलिक्यूल विद सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड, राइट, तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसका मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है। तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर इन 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन, 3D ओरिएंटेशन। लेकिन 3D ओरिएंटेशन में क्या है, डिफर है। एक सिंपल एक हमने जनरल वे में देखा कि अगर कोई मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, 2 मॉलिक्यूल हैं जिनका आपस में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन वो एक 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन में एक दूसरे से डिफरेंस शो कर रहे हैं, तो वो आपस में स्टेरियो आइसोमर कहलाते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ स्टेरियो आइसोमर्स का एक फार्मूला है कि किसी भी मॉलिक्यूल में कितने स्टेरियो आइसोमर्स हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ स्टेरियो आइसोमर इज इक्वल टू 2 की पावर n। ये फार्मूला हमेशा आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे n जो है वो है नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन। इस फार्मूले में जिसको हमने n माना है एसिमेट्रिक या कायरल कार्बन, बहुत सारे लोग इसको कायरल भी बोलते हैं, राइट। तो कायरल कार्बन कि उसमें एसिमेट्रिक या कायरल कार्बन कितना है, ये 2 की पावर n से रिप्रेजेंट होगा। अब यहाँ पे अगर मैं ग्लूकोज से देखूं कि ग्लूकोज से कितने स्टेरियो आइसोमर्स बनेंगे, तो ग्लूकोज में n की वैल्यू कितनी है, 2 की पावर n जो है ग्लूकोज में अगर रखें तो n की वैल्यू ग्लूकोज के केस में होती है 4, तो 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। इसका मतलब ग्लूकोज से 16 स्टेरियो आइसोमर बन सकते हैं। अगर मैं ग्लूकोज के बजाय क्या देखूं, फ्रक्टोज देखूं, तो देखिए फ्रक्टोज में एसिमेट्रिक कार्बन की संख्या कितनी होती है, 3। तो 3 जो है यहाँ फार्मूले में रखोगे तो 2 की पावर 3, तो यहाँ पे कितने स्टेरियो आइसोमर हो जाएंगे, 8। तो कहने का मतलब है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों जो है सिमिलर स्ट्रक्चरल फार्मूला शो कर रहे हैं। दोनों ही के लिए फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। इसका मतलब फार्मूला तो सेम है, लेकिन फिर भी 3D ओरिएंटेशन जो है मॉलिक्यूल्स का क्या है आपस में,
बहुत सारे जो हैं उसके ओरिएंटेशन ऐसे होते हैं जो आपस में इन दोनों के अलग हैं। तो इसका मतलब इस तरह की जो आइसोमेरिज्म होती है उसको हम स्टेरियो आइसोमर कहते हैं। स्टेरियो आइसोमर जो है इनका एक जनरल क्लासिफिकेशन है जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे। हालांकि उसको हम डिटेल पढ़ेंगे आगे, लेकिन वो क्लासिफिकेशन क्या है देखिए। स्टेरियो जो आइसोमर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, या तो वो मिरर इमेज शो करते हैं या मिरर इमेज शो नहीं करते एक दूसरे के साथ, राइट। तो मॉलिक्यूल यहाँ पे दो तरीके के होते हैं। पहला है डाई स्टेरियोमर्स, डाई स्टेरियोमर्स, और दूसरा है एनएंसियोमर। डाई स्टेरियोमर्स और एनएंसियोमर। molecule is not mirror image, molecule is not mirror image। यहाँ पे वो मिरर इमेज नहीं होते। मतलब दो मॉलिक्यूल को आप आपस में कंपेयर कर रहे हो और आप ये देख रहे हो कि क्या वो एक दूसरे की मिरर इमेज है। अगर उसको मिरर में देखा जाए तो जो जैसी इमेज दिखेगी, क्या वो दूसरा मॉलिक्यूल वैसा है? अगर नहीं है तो वो डाइस्टेरियोमर्स है। लेकिन दो मॉलिक्यूल एक्स और वाई को आप कंपेयर कर रहे हो, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हैं, तो वो एनएंसियोमर कहलाएंगे। तो मॉलिक्यूल्स आर मिरर इमेज, मॉलिक्यूल्स आर मिरर इमेज। यहाँ पे वो मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे के, ठीक है, पहली चीज। तो एनएंसियोमर्स वो होते हैं जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। डाइस्टेरियोमर्स वो होते हैं जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं। ये दोनों ही स्टेरियो आइसोमर्स होते हैं। इसका मतलब इनका फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला तो एक जैसा ही दिखेगा। अब जो डाइस्टेरियोमर्स हैं इसमें एक, इनमें डिफरेंस एक और होता है, जो चेंज है वो हर कार्बन पे नहीं होता, क्योंकि अगर हर कार्बन पे चेंज होता तो वो मिरर इमेज हो जाता। तो चेंज इज एब्सेंट, change is absent at all chiral carbon। तो ऑल कायरल कार्बन पे चेंज नहीं होता, वो एब्सेंट होता है। यहाँ पे एक ही कार्बन पे हो सकता है चेंज रहा हो, या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन एक पे चेंज हो गई दूसरे पे नहीं चेंज हुई, तो इसीलिए वो मिरर इमेज नहीं बन पाते। जबकि यहाँ पे चेंज प्रेजेंट, मतलब कायरल कार्बन पे जो चेंज है वो चेंज प्रेजेंट एट ऑल कायरल कार्बन। तो यहाँ पे सारे के सारे कायरल कार्बन पे चेंज होता है, राइट। जो डाइस्टेरियोमर्स हैं ये फिर से दो तरीके के होते हैं, राइट। जिनके जो दो तरीके हैं वो हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल जो आइसोमर्स होते हैं ये, इनको बोलते हैं सिस ट्रांस आइसोमर। क्या बोलेंगे? सिस ट्रांस आइसोमर, ठीक है। और जो दूसरे हैं उनको कहते हैं एपीमर, ठीक है। और एपीमर जो है उसको भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये एक जनरल सा एक क्लासिफिकेशन है स्टेरियो आइसोमर्स। सेम फॉर्मूला, मतलब जो सेम फॉर्मूला बट डिफर 3D, लेकिन 3 डायमेंशनल जो है वो कैसा रहेगा? अलग रहेगा। अब अगर जो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे ग्लूकोज से 16 स्टेरियो आइसोमर्स पॉसिबल हैं, तो 16 स्टेरियो आइसोमर्स को आपस में अगर कंपेयर करें तो वो आपस में अगर मिरर इमेज नहीं शो कर रहे हैं और वो चेंज जो है उनके आपस में जो एक ही कार्बन पे है, सब पे नहीं है, तो वो डाइस्टेरियोमर्स कहलाएंगे। अगर वो एक दूसरे के, जैसे दो मॉलिक्यूल में ग्लूकोज के 16 जो स्टेरियो आइसोमर्स बन रहे हैं उसमें से दो मॉलिक्यूल एक्स और वाई, इनको नाम दे दूँ, इनको आपस में कंपेयर कर रहा हूँ और ये एक दूसरे के मिरर इमेज लग रहे हैं, तो मैं ऐसे उन स्टेरियो आइसोमर्स को एनएंसियोमर्स कहूँगा।
और यहाँ पे जो चेंज होता है वो हर कार्बन पे होता है, इस हर एसिमेट्रिक कार्बन पे ये चेंज पाया जाता है। फिर डायस्टेरियोमर्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर जिनको सिस और ट्रांस आइसोमर कहते हैं, और दूसरा कौन सा होता है, एपीमर। ठीक है, तो इस तरीके से ये दो चीज़ें, ये स्टेरियो आइसोमर्स को लेके जो चीज़ें हैं ये इस तरीके से आपको ध्यान रखनी है। अब स्टेरियो आइसोमर्स में थोड़ा एक एक करके इन चीज़ों को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनएंशियोमर्स। ठीक है, कि भाई ये जो एनएंशियोमर है ये क्या है, तो आपको ध्यान से इन चीज़ों को पढ़ना है और यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। एनएंशियोमर्स, ठीक है, तो जैसा कि मैंने अभी प्रीवियस क्लासिफिकेशन में बताया कि एनएंशियोमर्स वो होते हैं जो मिरर इमेज बनाते हैं और कायरल कार्बन पे चेंज हर कार्बन पे आपको दिखेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है एक या दो कार्बन पे ही चेंज आपको दिखे, हर कार्बन पे चेंज आपको दिखेगा। तो यहाँ पे जो एनएंशियोमर्स हैं वो एक तो जब मिरर इमेज जो होती हैं उनको एक दूसरे पे इम्पोज नहीं किया जा सकता, तो इसका मतलब ये नॉन सुपर इम्पोजेबल होती हैं। एनएंशियोमर्स क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल, आप इनको सुपर इम्पोज नहीं कर सकते, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, पहली चीज तो ये। ठीक है, दूसरी चीज ये, जैसे आप अपने हाथ को मिरर में देखो तो क्या अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के पे सुपर इम्पोज कर सकते हो, नहीं कर सकते, राइट। तो इसका मतलब एनएंशियोमर्स बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, जब इनको मिरर में देखोगे तो एक दूसरे पे जो इमेज बन रही हैं वो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं की जा सकती, तो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होती है। ये एनएंशियोमर्स जो होते हैं ये रिफ्लेक्ट जो है, इट रिफ्लेक्ट एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। कैसे कॉन्फ़िगरेशन को रिफ्लेक्ट करते हैं, इट रिफ्लेक्ट एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई ये एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन को रिफ्लेक्ट करते हैं। उसके बाद एनएंशियोमर को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल डी और कैपिटल एल से। ठीक है, इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल डी एंड कैपिटल एल फॉर्म। जब भी मैं कैपिटल डी और कैपिटल एल फॉर्म की बात करता हूँ यहाँ पे मुझे स्मॉल डी और स्मॉल एल से कंफ्यूज नहीं होना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों ही चीज़ों में फ़र्क है। अब वो क्या फ़र्क है, देखिए फ़र्क ये है बच्चों कि जब भी मैं बात करता हूँ कैपिटल डी और कैपिटल एल की, इसका मतलब मैं एनएंशियोमर की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब भी मैं बात करता हूँ स्मॉल डी स्मॉल एल की, तो स्मॉल डी को हम प्लस भी कहते हैं और स्मॉल एल को हम माइनस भी कहते हैं। तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी को बताता है। इसको बताएगा ऑप्टिकल एक्टिविटी। स्मॉल डी रिफ्लेक्ट करता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, राइट, और स्मॉल एल जो है ये रिफ्लेक्ट करता है लीवो रोटेटरी। इसका मतलब दोनों ही चीज़ें अलग अलग हैं। अब बात उठती है कि भाई जो कैपिटल डी कैपिटल एल है ये स्मॉल डी होगा या स्मॉल एल होगा। इसका मतलब कैपिटल जो डी है वो डेक्स्ट्रो भी हो सकता है और वो लीवो भी हो सकता है, इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। और जो एल है कैपिटल वो भी स्मॉल डी भी हो सकता है और स्मॉल एल भी हो सकता है, क्योंकि जो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है वो तो लाइट को डेक्स्ट्रो रोटेटरी साइड में भी रोटेट कर सकता है, प्लेन पोलराइज लाइट को, और वो लेफ्ट साइड में भी रोटेट कर सकता है। इसका मतलब आपको इस तरीके से ये चीज़ क्लियर करनी है कि कैपिटल डी और कैपिटल एल उसका ऑप्टिकल एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन को दिखा रहा है और उनको एनएंशियोमर्स कहते हैं। जबकि जो स्मॉल डी और स्मॉल एल है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी को दिखा रहा है, और कैपिटल डी जो है वो डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों हो सकता है, वैसे ही जो कैपिटल एल है वो भी डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों नेचर का पाया जा सकता है। तो यहाँ पे आपको कैपिटल डी और कैपिटल एल का ये डिफरेंस समझ में आया होगा।
राइट, क्योंकि हम कई बार इन चीज़ों से कंफ्यूज होते हैं और हमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा कई बार पैनिक कर देती है। यहाँ पे जो एनएंसियोमर्स हैं, अब उनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, राइट। तो एनएंसियोमर्स का जो ये डी और एल फॉर्म है, ये डिसाइड किया जाता है गिल्सरैल्डिहाइड के बेस पे, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। गिल्सरैल्डिहाइड के बेस पे कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं, आप जो है एक मॉलिक्यूल होता है गिल्सरैल्डिहाइड, जैसे मैंने बताया भी था जब मैं ट्रायो शुगर पढ़ा रहा था कि भाई इस मॉलिक्यूल को आप अच्छे से याद कर लेना, ये आगे बहुत काम आएगा, ये मेटाबॉलिज्म में भी और एन एंजियोमर में डी और एल कॉन्फ़िगरेशन पता भी इसी के बेस पे किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर है ये है गिल्सरैल्डिहाइड की। इस गिल्सरैल्डिहाइड में जो सेकेंड एसिमेट्रिक कार्बन है, इस पे H और OH की पोजीशन देखो, देख ली। अगर इसमें OH, राइट, इसमें OH जो है इस कार्बन पे जो पोजीशन है OH अगर राइट साइड में है तो इसको कहेंगे हम डी फॉर्म, कैपिटल डी फॉर्म, ठीक है। तो अगर OH राइट में है तो लेफ्ट में क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। और अगर OH जो है वो लेफ्ट साइड में है तो उस केस में यहाँ पे ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी, कैपिटल एल फॉर्म हो जाएगी। तो इसका मतलब कि आपको जब भी डी और एल फॉर्म का पता करना है, ये पता करना है कि जो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है, ये एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन जो है ये कैपिटल डी फॉर्म को फॉलो करता है या कैपिटल एल फॉर्म को फॉलो करता है, तो आप कैसे पता करोगे। तो आप गिल्सरैल्डिहाइड की स्ट्रक्चर देखिए, उस गिल्सरैल्डिहाइड की स्ट्रक्चर में जो सेकंड नंबर कार्बन होता है वो एसिमेट्रिक कार्बन है, उसको ऐसे सर्किल कर लीजिए और उसमें ये देखिए कि यहाँ पे OH अगर राइट साइड में है तो कैपिटल डी फॉर्म होगा, और अगर OH लेफ्ट साइड में है तो ये क्या होगा, कैपिटल एल फॉर्म होगा। ये तो रहा गिल्सरैल्डिहाइड के रेस्पेक्ट में, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट की। और कार्बोहाइड्रेट में सारी शुगर गिल्सरैल्डिहाइड नहीं होती, पेट्रो शुगर, पेंटो शुगर, वो किसी भी शुगर का एग्जांपल लेके आपसे पूछ सकता है। तो गिल्सरैल्डिहाइड का अगर एग्जांपल लेके वो आपसे पूछता है कि ये कैपिटल डी फॉर्म है या कैपिटल एल फॉर्म है, तो आप ये आसानी से बता दोगे। लेकिन अगर उसने एग्जांपल जो है अगर पेंटो शुगर ले लिया, टाइट्रोज ले लिया, हेक्सो शुगर ले लिया, तो वहाँ पे फिर आप कैसे पता करोगे, इस चीज़ को थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। आपको यहाँ पे एक ट्रिक याद रखनी है कि अगर आपको कार्बोहाइड्रेट में डी और एल कॉन्फ़िगरेशन का पता करना है, ठीक है, तो आप लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन को हाउ टू फाइंड कैपिटल डी कैपिटल एल फॉर्म इन कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर आप कैसे पता करें कि वो कैपिटल डी फॉर्म है या कैपिटल एल फॉर्म है, राइट, क्वेश्चन ये है। तो यहाँ पे आपको पता क्या करना है कि पहले तो जो भी स्ट्रक्चर आपको दी है उसमें ये देखिए कि लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन कौन, जैसे मैं ग्लूकोज है, मैंने इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बना दी, ये ग्लूकोज नहीं, मैं कुछ और ही शुगर ले रहा हूँ, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर है और यहाँ पे इस तरीके से एक 4 कार्बन है, तो ये टेट्रो शुगर है। तो टेट्रो शुगर इस तरीके से, मैं एग्जांपल से आपको ये बता रहा हूँ कार्बोहाइड्रेट में डी और एल को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। अब यहाँ पे अगर आप IUPAC के हिसाब से नंबरिंग करते हो तो फंक्शनल ग्रुप को आप सबसे पहली नंबर दोगे, तो उस हिसाब से CHO वाला जो कार्बन है इसको 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4 नंबर मिलेगा, राइट। अब इसमें ये देखो एसिमेट्रिक कार्बन कौन सा है, तो सेकेंड और थर्ड नंबर जो कार्बन है वो एसिमेट्रिक कार्बन है, बिल्कुल सही पकड़ा। अब ये देखो कि लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन जो है उसको पकड़ो, तो इसमें लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन कौन सा है, थर्ड नंबर जो कार्बन है वो लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन है। मैंने इसको इस तरीके से गोले में ले लिया। अब यहाँ पे ये देखो कि OH की पोजीशन किधर है, OH की पोजीशन यहाँ डिसाइड करेगी ये D है या L है। तो अगर OH की पोजीशन राइट साइड है इस कार्बन पे, तो ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा, कैपिटल D फॉर्म। और अगर ये लेफ्ट साइड है तो ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा, कैपिटल एल फॉर्म। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी कार्बोहाइड्रेट में आपको ये पता करना है कि वो कैपिटल डी और कैपिटल एल फॉर्म
कौन सा फॉर्म होगा, तो आपको लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन को कैच करो, देखो वहाँ OH राइट है तो D, अगर लेफ्ट है तो L फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं ग्लूकोज का ही ले लेता हूँ। जैसे ग्लूकोज जो है, मैं अगर D फॉर्म बनाता हूँ, सॉरी मैं पहले ग्लूकोज बना देता हूँ, तो ग्लूकोज में हमारे पास कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन। ठीक है, तो ये इस तरीके से मैंने ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। थर्ड नंबर पर जो है OH लेफ्ट साइड में होता है, बाकी सारे OH जो है वो राइट साइड में होंगे। अब देखिए ये जो है एक ग्लूकोज है, अब मुझे ये नहीं पता है कि ये ग्लूकोज D फॉर्म है या कैपिटल L फॉर्म है। तो मैंने सबसे पहले तो नंबरिंग की, तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिफ्थ और सिक्स, इस तरीके से नंबरिंग हो गई। अब इसमें ये देखो एसिमेट्रिक कार्बन कौन से हैं, तो एसिमेट्रिक कार्बन के रूप में जब भी मैं देखता हूँ तो इसमें 4 एसिमेट्रिक कार्बन मिलते हैं मुझे, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5। ये जो 4 कार्बन है ये एसिमेट्रिक है। इसमें लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन कौन सा है, कार्बन नंबर 5। पकड़ो इसको, और पकड़ के ये देखो OH किधर है, OH अगर राइट है तो D, और लेफ्ट है तो कैपिटल L। इधर किधर है, इधर है राइट में। इधर कौन सी साइड में है, राइट साइड में है। और राइट साइड में होने के कारण ये कौन सा ग्लूकोज हो गया, ये हो गया बच्चों D ग्लूकोज। तो इस तरीके से आप कार्बोहाइड्रेट के अंदर कैपिटल D और कैपिटल L फॉर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और बायोमोलिक्यूल है जहाँ पे कैपिटल D और कैपिटल L फॉर्म हम पढ़ते हैं, वो है एमिनो एसिड। तो यूजुअली हम इन चीज़ों को एमिनो एसिड में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ चूँकि उस टॉपिक को ही हम डिस्कस कर रहे हैं, तो एमिनो एसिड का D और L फॉर्म को भी हम यहीं पे कवर कर लेते हैं। हाउ टू फाइंड D एंड L, हाउ टू फाइंड कैपिटल D एंड कैपिटल L फॉर्म इन एमिनो एसिड। तो किसी भी एमिनो एसिड की अगर आपको स्ट्रक्चर दे दे, ये जेई में 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर देके वो पूछता है कि ये कैपिटल D है या कैपिटल L है। तो एमिनो एसिड में जो काम, सॉरी ग्लिसरॉल्डिहाइड में जो काम OH ग्रुप कर रहा था, एमिनो एसिड में ये काम अब NH2 ग्रुप करेगा। तो कोई भी जैसे एमिनो एसिड होता है तो उसको हम इस तरीके से बनाते हैं, OH R NH2, और इस NH2 वाले कार्बन के साथ जो इधर से जुड़ा होगा वो होगा हाइड्रोजन। तो आपको देखना ये है कि एमिनो एसिड कोई सा भी दे, जब भी वो आपसे D और L फॉर्म पूछ रहा है तो COH और R, ये दोनों COH को टॉप पे बनाओ और R एसिड ग्रुप को, जो एसाइल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप है, उसको आपको नीचे की तरफ बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप इस तरीके से स्ट्रक्चर को जो है ड्रॉ कर दोगे, तो आपको ये देखना है कि जो NH2 है उसकी या तो वो स्ट्रक्चर दे के रखेगा आपको, और जब भी आपको D और L फॉर्म पूछ रहा है तो वो आपको स्ट्रक्चर बना के देगा। तो वहाँ पे जो NH2 ग्रुप है इसकी पोजीशन देखिए, NH2 ग्रुप की पोजीशन अगर राइट साइड में है, तो NH2 ग्रुप की पोजीशन अगर राइट में है तो ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा, D फॉर्म, कैपिटल D फॉर्म। और अगर NH2 ग्रुप की पोजीशन कार्बन पे किधर है, लेफ्ट में है, तो ये कौन सा हो जाएगा, L फॉर्म। हम कोई अगर आपसे पूछे कि भाई ये जो कैपिटल D फॉर्म एमिनो एसिड है ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा या लीवो रोटेटरी, तो वो कुछ भी हो सकता है, वो डेक्स्ट्रो भी हो सकता है, इट मे बी D या L, और ये भी क्या हो सकता है, मे बी डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी। इसका मतलब एनेंशियोमर्स जो होते हैं वो ऑप्टिकल एक्टिविटी में डेक्स्ट्रो भी हो सकते हैं और लीवो भी हो सकते हैं। इसका मतलब एनेंशियोमर और ऑप्टिकल एक्टिविटी अलग अलग चीज़ें हैं, यहाँ पे हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो ये कौन सा फॉर्म हुआ बच्चों, ये हुआ D फॉर्म। एमिनो एसिड की ये कौन सी फॉर्म हुई, D फॉर्म। अगर NH2 ग्रुप राइट साइड में है तो D फॉर्म, और अगर NH2 ग्रुप लेफ्ट साइड में है तो L फॉर्म। जैसे अगर ये इस तरीके से बना होता, और ये जो NH2 ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है ये कैसा कार्बन है, ये है एसिमेट्रिक कार्बन। ठीक है, तो ये इस तरीके से NH2 यहाँ पे इस एसिमेट्रिक कार्बन से
लेफ्ट में जुड़ा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे ये अब ये क्या हो गया, एल फॉर्म हो गया। तो एमिनो एसिड में इस तरीके से आपको पता करना है। तो ये तो हो गया एनेंशियोमर्स के। तो एनेंशियोमर जो है हमें डराते ही हैं, ऐसा कुछ उसमें डरने की बात है नहीं, बस उस कंसेप्ट को समझिए कि जो है एक्चुअली वो कंसेप्ट कह क्या रही है। ठीक है। अब डाइस्टेरियोमर्स में मैंने दो तरीके के आइसोमेरिज्म पढ़ी थी। डाइस्टेरियोमर्स जो हैं वो उन स्टेरियो आइसोमर्स को बोलते हैं, जैसे अगर हम थोड़ा वापस चलें, अगर हम अपने, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ डाइस्टेरियोमर्स मैंने एक उन मॉलिक्यूल्स के लिए यूज किया था जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, और इनमें जो परिवर्तन है वो सारे कायरल कार्बन पे नहीं है। चेंज इज एब्सेंट एट ऑल कायरल कार्बन, मतलब सारे कायरल कार्बन पे परिवर्तन यहाँ आपको नहीं दिख रहा है। यहाँ पे दो तरीके की आइसोमेरिज्म फिर की हुई, ये जो तरह की हो सकती है, ज्योमेट्रिकल हो सकती है, सिस और ट्रांस जहाँ हम पढ़ते हैं, और एपीमर। तो अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो किसको पढ़ेंगे, पहले एपीमर, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में सिस और ट्रांस उतना ज़्यादा नहीं पढ़ा जाता, एपीमर जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो अगला जो यहाँ पे स्टेरियो आइसोमरिज्म में हम पढ़ने वाले हैं वो है एपीमराइजेशन। ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं, और देखिए ये बहुत ही इजी है। ठीक है। एपीमराइजेशन, हमने अभी तक एनएनसियोमर्स देखा, और एनएनसियोमर्स में हमने ये भी देखा कि कार्बोहाइड्रेट और एमिनो एसिड के केस में एनएनसियोमर कंसेप्ट को यूज कैसे किया जाता है। अब हम देखते हैं एपीमराइजेशन। जब मैंने कार्बो स्टेरियो आइसोमर्स का क्लासिफिकेशन पढ़ाया था तो वहां पे मैंने स्टेरियो आइसोमर्स को डाइस्टेरियोमर्स, जो डाइस्टेरियोमर्स हैं उनको दो तरीके से क्लासिफाई किया था, ज्योमेट्रिकल आइसोमर में और एपीमर में। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एपीमर में। एपीमर जो है वो, इसका मतलब डाइस्टेरियोमर्स के अंदर उनको क्लासिफाई किया गया है, तो इसका मतलब एपीमर्स और डाइस्टेरियोमर्स, राइट। इसका मतलब जो एपीमर हैं वो डाइस्टेरियोमर्स ही हैं। ऑल एपीमर, जो सारे के सारे एपीमर हैं, ऑल एपीमर आर डाइस्टेरियोमर्स। बट ऑल डाइस्टेरियोमर्स, but all diastereomers is not epimer। और ये वहां से हमें पता भी चल जाता है क्लासिफिकेशन से, क्योंकि डाइस्टेरियोमर्स को हमने दो भागों में बांटा था, एपीमर और ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो ऑल एपीमर तो डाइस्टेरियोमर्स हो सकते हैं, लेकिन ऑल डाइस्टेरियोमर्स एपीमर नहीं हो सकते। अब हम एक काम करते हैं, हम तीन मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को आपस में ड्रॉ करते हैं। तीन या चार मॉलिक्यूल होते हैं यूजुअली। देखिए, पहला है ग्लूकोज। ठीक है। तो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में वही 6 कार्बन। ठीक है, 3 4 5 और ये 6। यहाँ पे मैंने ये बताया था कि भाई थर्ड कार्बन को छोड़ के बाकी सब में जो OH है वो किधर रहेगा, राइट साइड में रहेगा। तो वही मैं यहाँ बना रहा हूँ। ये हो गया ग्लूकोज, ये हो गया डी ग्लूकोज। अब ये मैं नहीं बताऊंगा कि इसको डी ग्लूकोज मैंने क्यों कहा है, मैं इसको समझा चुका हूँ। डी ग्लूकोज के बाद दो है, एक दूसरा मॉलिक्यूल होता है मैनोज। तो उसकी स्ट्रक्चर भी मैं बना देता हूँ, वही फार्मूला कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज वाला ही है, C6H12O6। ठीक है। तो यहाँ पे जो OH है सेकंड कार्बन पर, वो राइट साइड में ना होके किधर है, लेफ्ट साइड में। ये यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है, अब मैं ये बताऊंगा ये डिफरेंस क्यों है। ये जो मॉलिक्यूल है ये है डी मैनोज। ठीक है। एक तीसरा मॉलिक्यूल है, उसको कहते हैं एलोज। इसमें भी 3 कार्बन है, सॉरी 6 कार्बन और 6। यहाँ पे
कार्बन ग्लूकोज में जो थर्ड नंबर OH था, जो लेफ्ट साइड में पाया जाता था, वो यहाँ पाया जाता है राइट साइड में। इस तरीके से इसको कहते हैं डी एलोज। ठीक है। एक लास्ट है जिसको हम कहते हैं डी गैलेक्टोज, और यहाँ पर भी स्ट्रक्चर जो है फॉर्मूला यही है 6। ठीक है। ठीक है, इसको कहते हैं डी गैलेक्टोज। अब देखिए यहाँ पे एपिमराइजेशन में आप ग्लूकोज से इनको कंपेयर कीजिए। जब आप इनको कंपेयर करोगे तो आपको एक चीज़ महसूस होगी कि जो डी मैनोज है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेकेंड नंबर कार्बन पे डिफरेंस आ रहा है। अब मैं बोल रहा हूँ अगर C2, देखिए ग्लूकोज की पहले नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब इनमें भी यही नंबरिंग इसी हिसाब से रहेगी। अब कोई अगर पूछता है कि भाई CHO को आपने 1 नंबर क्यों दिया, तो CHO एक फंक्शनल ग्रुप है और IUPAC की नंबरिंग में फंक्शनल ग्रुप को ऑलवेज फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। तो जब आपने ग्लूकोज के साथ इसको कंपेयर किया तो ये सेकेंड नंबर कार्बन है C2, यहाँ पे आपको डिफरेंस दिखा। जब आपने एलोज देखा तो एलोज में आपको थर्ड पोजीशन पर डिफरेंस दिखा। और जब आपने गैलेक्टोज देखा तो गैलेक्टोज में आपको ग्लूकोज के रेस्पेक्ट में डिफरेंस कहाँ दिखा, कहाँ दिखा आपको फोर्थ नंबर कार्बन पर। ठीक है, तो ये इस तरीके से। ठीक है, तो डाईस्टेरियोमर्स यही तो कह रहा था कि डाईस्टेरियोमर्स जो होते हैं वो मिरर इमेज नहीं हैं। और देखो ग्लूकोज का मिरर इमेज अगर ये पॉसिबल है क्या, एक दूसरे पे सुपर इम्पोज, यहाँ पे देखो पूरा मिरर इमेज नहीं है, क्योंकि बाकी कायरल कार्बन पे कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, जबकि मिरर इमेज में सारे कायरल कार्बन पे पोजीशन क्या होती है, चेंज होती है। अगर इसको मिरर इमेज बोलते हैं तो ये OH ग्लूकोज में लेफ्ट में है थर्ड पोजीशन पे, ये मिरर इमेज में राइट पोजीशन पे आ जाता। यहाँ पे OH राइट पोजीशन में फोर्थ नंबर पे, मिरर इमेज में ये लेफ्ट पे आ जाता, लेकिन ऐसा कोई चेंज नहीं हुआ है। तो यही तो डाईस्टेरियोमर्स हैं। तो वो डाईस्टेरियोमर्स जहाँ पे परिवर्तन सिर्फ एक ही एसिमेट्रिक कार्बन के रेस्पेक्ट में हो और वो मिरर इमेज नहीं हो, ऐसे एपिमराइजेशन कहलाते हैं, एपिमर्स कहलाते हैं। तो डी ग्लूकोज के 3 एपिमर हैं, डी मैनोज, डी एलोज और डी गैलेक्टोज। क्योंकि देखिए डी ग्लूकोज से जब आपने डी मैनोज को कंपेयर किया तो डी मैनोज जो है यहाँ पे सिर्फ सेकेंड नंबर कार्बन पे OH जो है वो राइट में ना होके लेफ्ट में आ गया है, तो इसीलिए ग्लूकोज का C2 एपिमर बोलते हैं डी मैनोज को। तो ये कौन सा C2 एपिमर। अब डी एलोज को देखो, ग्लूकोज में थर्ड पोजीशन पर जो OH है वो लेफ्ट साइड में है, जबकि यहाँ पर डी एलोज में राइट साइड में आ गया, तो इसको C3 एपिमर कहते हैं। तो जिस कार्बन पोजीशन पर डिफरेंट होता है उसी के नाम पे उस एपिमर का नाम रख दिया जाता है, C3 एपिमर। डी गैलेक्टोज देखो, तो डी गैलेक्टोज को ग्लूकोज से कंपेयर करो तो ग्लूकोज में फोर्थ नंबर की पोजीशन जो है वो उसमें OH जो है वो राइट साइड में आ रहा है और यहाँ पे लेफ्ट साइड में आ रहा है, तो ये C4 एपिमर है। ठीक है, तो बाकी कार्बन पे कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी एज सच वही है कॉन्फ़िगरेशन बाकी कार्बन का गैलेक्टोज में जो ग्लूकोज में है। इसीलिए यहाँ पे जो हम एपिमराइजेशन में पढ़ते हैं तो एपिमराइजेशन में जो चेंज है वो सिर्फ एक ही एसिमेट्रिक कार्बन पे होता है, और एपिमराइजेशन में ये मिरर इमेज नहीं होते। आप डी ग्लूकोज पे और डी मैनोज में या डी एलोज में या डी गैलेक्टोज में आपस में कंपेयर करके देखिए, मिरर इमेज में सारी पोजीशन एसिमेट्रिक कार्बन की चेंज होती हैं, जबकि यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। इसी को कहते हैं हम एपिमराइजेशन। शुद्ध अगर हिंदी में इसको बात की जाए, ये तो रहा एक थ्योरेटिकल वे, अगर हम एक सिंपल वे में ये समझना चाहें कि एपिमराइजेशन क्या है, तो सिंपल शब्दों में ये कहिए कि एक एसिमेट्रिक कार्बन पे H और OH की रेस्पेक्टिव पोजीशन अगर अलग अलग हैं, बाकी सारी चीज़ें सेम हैं,
तो वो स्ट्रक्चर एपीमर स्ट्रक्चर कहलाएंगी। जैसे ग्लूकोज में अगर कंपेयर किया जाए मैनोज, एलोज और गैलेक्टोज से, तो आप देखो इन तीनों मॉलिक्यूल में और ग्लूकोज में सिर्फ H और OH की पोजीशन का एक कार्बन पे ही फर्क है। तो सिंपल एपीमराइजेशन में जो है H या OH पोजीशन डिफर पोजीशन, राइट। तो H या OH डिफर पोजीशन एट वन एसिमेट्रिक कार्बन। So at one asymmetric carbon only, तो मतलब एक एसिमेट्रिक कार्बन पे अगर H और OH की पोजीशन आपस में डिफर आ रही है, बाकी सारी चीज़ें सेम हैं, तो वो स्ट्रक्चर कैसी कहलाती हैं? एपीमर स्ट्रक्चर कहलाती हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एपीमराइजेशन कहते हैं। और इस तरीके से मैनोज, एलोज एंड गैलेक्टोज वो ग्लूकोज के एपीमर स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। तो जैसे अगर कोई पूछे डी मैनोज क्या है, वो C2 एपीमर है। इसका मतलब ग्लूकोज और मैनोज में C2 पोजीशन पे ही H और OH की पोजीशन डिफर है। जैसे एलोज क्या है, C3 एपीमर है। इसका मतलब थर्ड पोजीशन पे जो कार्बन है वहाँ H और OH की पोजीशन क्या है? डिफर है। अगर कोई पूछे डी गैलेक्टोज क्या है, तो वो C4 एपीमर है। इसका मतलब फोर्थ पोजीशन पे, राइट। तो ये जो है ये थर्ड नंबर कार्बन है और ये है फोर्थ नंबर कार्बन। कि फोर्थ नंबर पोजीशन पे जो कार्बन है वहाँ H और OH की जो रेस्पेक्टिव पोजीशन है वो यहाँ पे चेंज है। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को देखते हो। एपीमराइजेशन जो है ये उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं, सिंपल सी चीज़ें हैं। एपीमराइजेशन जो है उसमें एग्जाम्पल यूजुअली हम ग्लूकोज का ही पढ़ते हैं, राइट। अब आगे बढ़ने से पहले हम जो है साइक्लिक, अगला जो हमारा, जैसे स्टेरियोआइसोमर्स में हमने एनेंशियोमर्स पढ़ लिया और एपीमराइजेशन पढ़ लिया, और यही दो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, एनेंशियोमर्स और एपीमराइजेशन, ठीक है। अब जो है आगे हम जो है बढ़ते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज की तरफ, थोड़ा सा रुख करते हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो हैं इनकी एक जनरल स्ट्रक्चर और साइक्लिक स्ट्रक्चर को पहले हम पढ़ते हैं, और उसके बाद फिर हम एनोमेरिक स्ट्रक्चर, म्यूटा रोटेशन, इन सबको डील करेंगे, ठीक है। तो इन टॉपिक्स को मैं अगले वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि एक जनरल इंट्रोडक्टरी पार्ट, कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन, कार्बोहाइड्रेट की स्ट्रक्चर को देख के ये बताना कि वो डिफाइन करेगा कार्बोहाइड्रेट की प्रॉपर्टी को या नहीं करेगा, और डिफरेंट स्टेरियोआइसोमर्स कार्बोहाइड्रेट के, इनको लेके जो भी आपके कन्फ्यूजन्स हैं वो इस वीडियो लेक्चर के थ्रू आपके दूर हुए होंगे। बाकी अपकमिंग जो टॉपिक्स हैं उनके लिए आप नेक्स्ट वीडियो में मैं ये सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा।